नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसे कि फ्रेंड्स आज है आपका 14 जून और 14 जून को आपका DSSB जेल वार्डर का एग्जाम था, जो कि तीनों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तीनों शिफ्ट में से हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का जो प्रश्न था कुछ देखे थे, कुछ अभी देखेंगे ऑल शिफ्ट के वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हों। और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और इसका जो PDF है आपको पहले ही बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है। तो मन्नार की खाड़ी की बात करेंगे तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, मन्नार की खाड़ी 5.8 मीटर की औसत गहराई के साथ हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा बनने वाली एक बड़ी उथली की खाड़ी है। इसके अलावा ये कोरोमंडल तट क्षेत्र के भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के पीछे स्थित है। इसके अलावा जो आदम का पुल है, जिसे कि राम सेतु के नाम से हम लोग जानते हैं, के रूप में जाने वाले निचले द्वीपों चट्टानों की श्रृंखला, जिस पर मन्नार द्वीप शामिल है, मन्नार की खाड़ी को पाल खाड़ी से अलग करती है, जो भारत और श्रीलंका के बीच उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा श्रीलंका। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 466 रुपये में देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% की जगह 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि DSSB का विभिन्न पोस्टों का जो एग्जाम है आपका जून जुलाई में होना निर्धारित है। ठीक है, तो उन सभी का भी मॉक टेस्ट और PYQ आपको यहाँ पर देखने को तो मिलेगा ही। साथ में इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आपका SSC का हो या आप बैंक का तैयारी करते हो या रेलवे का तैयारी करते हो या आप स्टेट लेवल के एग्जाम का क्यों ना तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बड़े से बड़े एग्जाम जैसा कि UPSC से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम ग्रुप D तक का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट साथ में पास प्रो लेते हैं तो आपको PYQ मिलता है। साथ में उन सभी का PDF भी आप डाउनलोड कर पाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रहे कूपन कोड APG यूज़ करना है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा दूसरी पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका बंगाली हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पूछा जाता तो राइट आंसर आपका हिंदी होता। 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदी बोलने वाला का प्रतिशत है 43.63%। बंगाली आपका दूसरे स्थान पर है 8.03% के साथ। मराठी आपका फोर्थ स्थान पर है 6.86% के साथ। ठीक है, मराठी आपका तीसरे स्थान पर है, सॉरी, और तेलुगु आपका फोर्थ स्थान पर है। ठीक है, इसके अलावा 2011 का जो जनगणना था स्वतंत्रता के बाद आपका 5वीं जनगणना था। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद आपका 15वीं, सॉरी, ऐसे तो आपका 15वीं जनगणना था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद आपका 7वीं जनगणना था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर होगा। कम आबादी वाला राज्य अगर आपसे पूछे तो सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। सबसे साक्षर राज्य पूछे तो केरल इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम साक्षर पूछे तो बिहार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भारत का साक्षरता दर आपसे पूछे तो 74.14% इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअल में जो डेटा है 74.04% का है, तो आप लमसम में याद रखिए 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका नासिक पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, नासिक के पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है गंगा, जो केवल भारत में बहती है। के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। पहले पे गंगा है, गोदावरी आपका दूसरा पर आता है। गोदावरी नदी आपका महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा राज्यों से होकर है जो कि बहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहली निर्वाचित लोकसभा भारत में कब अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो भारत की बात करेंगे लोकसभा का पहली तो अप्रैल 1952 इसका राइट आंसर होगा। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। ये 5 वर्षों के अपने पूर्णकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता की बात करेंगे तो भारतीय नागरिकता टोटल
5 तरीकों से हासिल किया जा सकता है। वो 5 तरीका कौन कौन सा है? 5 तरीका में एक तरीका है जन्म से नागरिकता। यदि आपका जन्म भारत में होता है तो ऑटोमेटिक आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा है वंश के द्वारा नागरिकता। तीसरा है आपका पंजीकरण द्वारा नागरिकता। चौथा है आपका प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता। और पांचवा है आपका क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता, यानी कि किसी बांग्लादेश के किसी क्षेत्र को शामिल कर देंगे भारत में तो ऑटोमेटिक आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, हो सके तो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को ही शामिल कर लिया जाए तो आपको भारत का नागरिकता है जो कि मिल जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत के संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ये डेटा है क्योंकि नागरिकता से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो भाग 2 को याद रखिएगा जो कि प्रश्न पूछा भी गया है किसी न किसी शिफ्ट में। वीडियो के अंत में लास्ट प्रश्न आपका इसी से रिलेटेड है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 8 है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 9 है किसी विदेशी राज्य की नागरिकता सुरक्षा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता है। अनुच्छेद 11 की बात करेंगे तो संसद कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो ये शुरू हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था। इसके अलावा जब भारत के तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन एक विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था जिसने देश में बहिष्कार आंदोलन को जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय प्रमुख लोग थे। इसके अलावा इस आंदोलन का 2 मुख्य लक्ष्य था, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना और साथ में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इसके अलावा 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग का स्थापना आपका हुआ था सन 1906 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहिसन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। आगा खां मुस्लिम लीग के पहले आपके अध्यक्ष थे। इसके अलावा इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और अपने समुदाय के लिए विशेष सुरक्षा उपायों, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। इसके अलावा 1930 में इकबाल ने फ्रंटियर प्रांत बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर के संघ का सुझाव दिया और महासंघ के भीतर एक मुस्लिम राज्य के रूप में। इसके अलावा चौधरी रहमत अली को भी याद रखिएगा। 1935 में पाकिस्तान जो बाद में पाकिस्तान बना, शब्द का आविष्कार किया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन बहुत फेमस है जो कि सन 1940 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में संघ की योजना की परिकल्पना की। अगला है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बने ग्रिस्ट कारतूसों का उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों का पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो ये जिम्मेदार था आपका हेनरी हार्डिंग। ठीक है, तो हेनरी हार्डिंग इसका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण की बात करते हैं तो तत्काल कारक एनफील्ड राइफल की शुरुआत किया गया था, वही आपका तत्कालिक कारण बना था। इसके अलावा कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसने काटना पड़ता था। ठीक है, हेनरी हार्डिंग जो कि 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल के रूप में सेना के उपकरणों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। जिन एनफील्ड राइफलों को पहली बार पेश किया गया था वो उन चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करते थे जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। अगला है पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है? पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स की बात करेंगे तो इसके लेखक थे सानिया मिर्जा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर होगा। सानिया मिर्जा इस पुस्तक में अपने आत्मकथा में खुद के जीवन के बारे में लिखी हैं। इसको शाहरुख खान के द्वारा विमोचित किया गया था सन 2016 में। इसके अलावा सानिया मिर्जा एक प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि पूर्व में विश्व नंबर 1 पर बनी हुई थी और उन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम में जो कि अपने नाम किया था और 2013 में इन्होंने आपका संन्यास ले लिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा
मुख्य रूप से किया गया था? तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। स्थापना 28 अप्रैल 1916 को किया गया था मद्रास में। और याद रहे इसी वर्ष आपका होम रूल लीग की स्थापना एक अन्य जगह पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक रहे या एनी बेसेंट रहे, तो दोनों में से कंफ्यूज ना होना है, बस डेट को याद रखिएगा। अप्रैल में एनी बेसेंट ने किया था और सितंबर में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसके अलावा उन्होंने पूरे भारत में 200 से अधिक शाखाएं भी खोली है। इसके अलावा भारतीय होम रूल आंदोलन ब्रिटिश भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर किया गया था। अप्रैल 1916 में बेलगाम में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। यहाँ अप्रैल नहीं होगा, यहाँ आपका सितंबर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना की बात करेंगे तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य था डीजल और मिट्टी के तेल पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न हमने कल परसों तरसों तीनों दिनों है जो कि डिस्कस किया है, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि आज आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न देखा गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसा कि अगर उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को नियुक्ति करना है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल करेंगे, बिहार का करना है तो बिहार के राज्यपाल करेंगे। इसके अलावा अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जब बात आएगी तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो पंचायत का जो चुनाव होता है उसके कराने का जो आपका रहता है, जो भी रहे वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर ही रहता है। और लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, इसके अलावा राज्यसभा हो गया, इन सभी का चुनाव कराने का जो जिम्मेदारी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के ऊपर रहता है। और राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर सिर्फ पंचायतों का चुनाव कराने का जिम्मेदारी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा, यानी कि आत्मकथा अनब्रेकेबल इन ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखा गया है? कल ही हम लोगों ने देखा है अनब्रेकेबल के बारे में, जब आपका युवराज सिंह का आत्मकथा के बारे में पूछा गया था या महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखा था कि अनब्रेकेबल जो पुस्तक है MC मेरी कॉम के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आज के फर्स्ट शिफ्ट में आया है, तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात करेंगे, ये आपका युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये शॉर्ट हिस्ट्री की बात करेंगे, ये आपका लिखा गया है किसके द्वारा? तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा। इसके अलावा गोल्डन गर्ल ऑटोबायोग्राफी की बात करेंगे तो PT उषा के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर PT उषा होगा। अगला है पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ की आत्मकथा है, तो पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ की बात करेंगे तो रविशंकर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पुस्तक आपका रविशंकर जी की आत्मकथा का नाम है। इस पुस्तक में उन्होंने एक युवा यात्रा करने वाले नर्तक से एक ग्रैमी पुरस्कार विजेता के रूप में अपने परिवर्तन का वर्णन किया है। इसके अलावा ये इस आत्मकथा में भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतिहास और सितार बजाने के तरीके पर एक पुस्तिका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया था? सती प्रथा की बात करेंगे तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है वो आपका सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। तो राइट आंसर आपका 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले गवर्नर जनरल बने थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य नहीं था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेयर सोसाइटी? तो इसका राइट आंसर आपका 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए गए थे। मूर्ति पूजा की निंदा, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना एंड जाति व्यवस्था का उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर आपका मूर्ति पूजा का निंदा करना था। 1867 में आपका प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरा के समर्थन से केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। यह एक गुप्त सभा थी और इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार करना था। लड़के लड़कियों का विवाह की उम्र बढ़ाना भी प्रार्थना समाज का उद्देश्य था। इसके अलावा इस सभा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए थे, जैसा कि महादेव गोविंद रानाडे, RG भंडारकर और NG चंद्रवाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनः विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था? तो विधवा पुनः विवाह के पक्ष की बात करेंगे तो आंदोलन चलाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती ली और 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली विधवा पुनः विवाह अपने दम पर करवाया था। इसके अलावा विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी और महिलाओं के शिक्षा के अधिकार का बचाव किया।
इसके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। इसके अलावा इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के कार्यान्वयन के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इसके अलावा इस कानून से पहले सती प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्मो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सिग्मो उत्सव कल भी आपको देखने को मिला था, आज भी देखने को मिला है, तो इसका राइट आंसर आपका गोवा था। सिग्मो गोवा का लोकप्रिय त्यौहार है। सिग्मो उत्सव होली के त्यौहार के समान है। जिस प्रकार हम लोग होली मनाते हैं उस प्रकार गोवा के लोग सिग्मो उत्सव मनाते हैं। यह 14 दिनों का त्यौहार होता है। सिग्मो पूरे भारत मनाया जाता है लेकिन अलग अलग नामों से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मकर संक्रांति मनाया जाता है पूरे भारत में लेकिन अलग अलग नामों से। उत्तर भारत में इसे होली के नाम से जानते हैं, असम और बंगाल में दोल यात्रा के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत में काम दहन के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में सीमोगा के नाम से जानते हैं। अगला है कि 2023-24 रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने अपने नाम किया था। 2023-24 रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका मुंबई होगा। मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी 23-24 का खिताब अपने नाम कर लिया था। इसके अलावा 2023-24 के रणजी ट्रॉफी सीजन के फाइनल में मुंबई ने विदर्भ को 169 रनों से रौंद कर खिताब जीता था। किसको हराकर? विदर्भ को। तो आपका रनअप कौन था? विदर्भ था, और रनअप तो विदर्भ था लेकिन ये विजेता आपका मुंबई था। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर पूछा गया था, वो भी आपका केंद्र शासित प्रदेश था, जिसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप होगा। भारत का साक्षरता दर आपका 74.04% है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है, महिलाएं में भी और पुरुष में भी। सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा केरल का है। राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप होगा, सबसे कम दमन और दीव होगा। अगला है कि भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है। भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री और सभी राज्य के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 229A के तहत यह आपका संवैधानिक निकाय है। यह माल और सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करता है और संविधान 101 यानी कि 101वां अधिनियम 2016 पेश किया गया था जीएसटी के लिए। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है और जहां केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया जंगली गधा अभ्यारण्य के बारे में कि जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो जंगली गधा जो अभ्यारण्य है वह आपका गुजरात में है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात होगा। संपूर्ण छोटे रन के कच्छ को भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, जो वनस्पतियों और जीवों के केंद्र के रूप में जाने जाने वाला वेटस नामक द्वीपों से विन्दुकृत समुद्र के तल की समतल भूमि का एक स्थलाकृति विहीन प्रसार है। इसके अलावा ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, गुजरात में स्थित है। कच्छ के छोटे रन में गधे फ्लैट घास से ढकी हुई भूमि, जिन्हें दांव या द्वीप के रूप में माना जाता है, जहां मानसून में मोटी घास उगती है, से आकर्षित होते हैं। अगला है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 124 के बारे में बात करेंगे जो कि इसी से संबंधित है कि इसमें कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जब तक संसद विधि के द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक अन्य न्यायाधीशों 7 से अधिक से मिलकर नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ में दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और गर्मी भी बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो भारत में रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो यह पारित किया गया था आपका सन 1919 में। तो इसका राइट आंसर आपका सन 1919 हो जाएगा। सन 1919 में, जिसे कि रॉलेट एक्ट जिसे या काला अधिनियम के नाम जानते हैं, 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया है। यह अंग्रेजों के द्वारा क्रांतिकारी समूहों का दमन कर भारतीयों को उनके विरुद्ध खड़े होने से
हतोत्साहित करने के लिए और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीयों को वंचित रखने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा यह रॉलेट एक्ट था जिसने भारतीय राजनीति में गांधी के युग की शुरुआत की। रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ गांधी जी के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और बिना किसी परीक्षण के मुकदमे के अपवर्जन बहिष्कार के लिए एंटी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इसके अलावा रॉलेट एक्ट ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी जन्म दिया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला है सुंदरवन डेल्टा डैश नदियों के द्वारा बनाया गया है। सुंदरवन डेल्टा की बात करेंगे तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा। इसके अलावा सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनने वाले डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में स्थित है। यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है। सुंदरवन में 4 संरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, अर्थात सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन पश्चिम, सुंदरवन दक्षिण और सुंदरवन पूर्व वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर शेर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका गुजरात में स्थित है, इसको याद रखिएगा। सोमनाथ के उत्तर पूर्व में 43 किलोमीटर, जूनागढ़ के 65 किलोमीटर, दक्षिण पूर्व अमरेली के 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी थी, तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 93 हो जाएगा, ठीक है। 93 आपका था। इसके अलावा कितने देशों में, तो 180 देशों में, ठीक है। अगला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 23 के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत का रैंक आपका था 111, ठीक है। आपका रिपोर्ट आया था GHI के द्वारा, 111 था। कितने देशों में, 125 देशों में, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले आपको एक खुशखबरी और बता देते हैं कि आपके जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, वो आपका वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो आयरलैंड का मैच था वो बारिश के कारण रद्द हो गया है। इस प्रकार सुपर 8 में आपका अमेरिका पहुंच गया है। अमेरिका के पहुंचने का कारण आपका जो पाकिस्तान था वो आपका बाहर हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है। बोनालू की बात करेंगे तो बोनालू तेलंगाना का राष्ट्रीय त्यौहार है, तो तेलंगाना इसका राइट आंसर है। बोनालू 2 शहरों हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहारों का वार्षिक त्यौहार है। ये जुलाई अगस्त में आषाढ़ माह के महीने में मनाया जाता है। अगला है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम की बात करते हैं तो इसका नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो इसका राइट आंसर रामकृष्ण परमहंस होगा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो सबसे कम दमन और दीव का था, ठीक है। भारत के लिंगानुपात की बात करते हैं तो 943 था। 2001 की बात करते हैं तो 933 था। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है पूरे भारत में 1084 और दमनदीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है 618। इसके अलावा पुडुचेरी का माहे जिला भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात रखने वाला जिला है, और जबकि दमन और दीव में दमन जिले का लिंगानुपात सबसे कम 533 है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि हमने आपको कहा था कि ये प्रश्न आपको आया है, जो कि हम वीडियो के अंत में देखेंगे। तो इसका राइट आंसर भाग 2 था। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता शामिल है। अनुच्छेद 6 कहता है कुछ ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार शामिल है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार शामिल है। इसी तरह आपका आज का जो वीडियो है समाप्त होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो में भी कुछ प्रश्नों को देखा है। जो लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो 14 जून के, वो लोग जाकर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में वीडियो के सेक्शन में भी मिल जाएगा। बाकी PDF तो आपको टेलीग्राम पे दे ही दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।